को ट्रेन करने के लिए इन्होंने एक और काम पकड़ा हुआ था। वो क्या था? अफगान मुजाहिदीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान बन गया था दुनिया का हेरोइन डेन। जितना ओपीएम अफगानिस्तान से आ रहा था वो पाकिस्तान में प्रोसेस होकर हेरोइन बनकर दुनिया भर में जा रहा था। और ये सारा का सारा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो आईएसआईएफ चीफ थे उनकी जेरे निगरानी होता था। वो वेपन्स देते थे, वेपन्स के एवज उनको ओपीएम मिलती थी, वो ओपीएम प्रोसेस होकर हेरोइन बनती थी। आईएसआई की बैक हेरोइन लैब्स खैबर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 200 रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही थी बाय 1988। यानी ये 200 मिलिट्री की रिफाइनरीज थी जो हेरोइन को प्रोसेस कर रही थी पूरी दुनिया में बेचने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक जो एनडब्ल्यूएफपी यानी आज का केपीके गवर्नर थे 1978 से 85 तक, उनको गॉडफादर ऑफ हेरोइन ट्रेड कहा जाता है। उन्होंने सारे ड्रग ट्रैफिकर्स को रूट्स बना के दिए, सरकारी प्रोटेक्शन दी, आईएसआई इशूड लाइसेंसेस दिए, व्हीकल्स प्रोवाइड की जिसके तहत बॉर्डर स्मगलिंग होती थी और बेसिकली एक रेन ऑफ टेरर एंड दौलत यानी कि हमारा ही नार्कोस चल रहा था खैबर के अंदर, जहां पे एक बड़े पैमाने के ऊपर हेरोइन की स्मगलिंग हो रही थी। उससे नस्लें तबाह हुई, एक पूरी की पूरी कौम की जहन साजी की गई केपीके में कि वो सिर्फ जंगजू हैं, वो सिर्फ वॉरलॉर्ड्स बन सकते हैं, जागीरदार बन सकते हैं, बदमाश गुंडे गैंगस्टर्स बन सकते हैं। उनके हाथों से किताबें छीन के हेरोइन और वेपन्स पकड़ा दिए गए। तो ये पूरा उस टेन्योर में किया गया और इसके एवज जो पैसा कमाया जा रहा था वो ये ग्रुप ऑफ 4 जलंधर ग्रुप एंजॉय कर रहे थे। एनएलसी जो नेशनल लॉजिस्टिक सेंटर है, जिसके अक्सर आप बोर्ड सड़कों पे देख रहे हैं, दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डन बाय द एनएलसी, वो आर्मी की ट्रांसपोर्ट सर्विस थी। वो सीआईए के वेपन्स लेके जाती थी अफगानिस्तान और वापसी पे हेरोइन पाकिस्तान लेके आती थी। यानी एनएलसी ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और इसके एवज सबको पैसे मिलते थे। 1980 में सिर्फ 5000 यूजर ऑफ हेरोइन था पाकिस्तान में। 1985 तक 1.3 मिलियन यूजर्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम इतनी चीप प्रोड्यूस करते। दुनिया में हेरोइन एपिडेमिक आने से पहले पाकिस्तान में हेरोइन एपिडेमिक आया था 80s में। ये वाहिद दुनिया का ट्रेंड था जिसमें दुनिया के से पहले थे। क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसको अपने मुल्क में। बड़े अफसर छोड़े, छोटे अफसर ही मान नहीं थे। 1986 में एक आर्मी का मेजर और एक एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट पकड़े जाते हैं 220 किलो हेरोइन के साथ ईच। ये तो आपने अभी राना सनाउल्लाह पे 100 किलो हेरोइन डाला है ना। उस जमाने में एस्टैब्लिशमेंट के महकमे के 2 बंदे 440 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए, पर दोनों कस्टडी से एस्केप कर गए। उनका क्या बना किसी को आज तक नहीं पता चला। जनरल ज़िया उल हक का डायरेक्ट लिंक था इस सब के साथ। उनका जो पर्सनल बैकर था हामिद हसनैन, वो नॉर्वे से अरेस्ट किया गया था इन अ ड्रग बस्ट कि वो मनी लॉन्डर कर रहा है कार्टेल्स के लिए पाकिस्तान में से। उसके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था जो ज़िया उल हक को ट्राई करता था ड्रग मनी के साथ। आपको यकीन नहीं आता, ज़िया उल हक की बेगम ने इजिप्ट से कॉल की उसकी रिलीज की डिमांड करते हुए, क्योंकि उनके इतने करीबी मरासिम थे। 16 मिलिट्री अफसर इसके बाद अरेस्ट होते हैं फॉर हेरोइन ट्रैफिक, पर किसी को भी सजा नहीं मिलती। तो जो गैंग ऑफ 4 था ज़िया के दौर में, इन्होंने हर तरीके से पैसा कमाया, प्रॉपर्टियां हथियाई, जमीनें हथियाई, ड्रग्स का कारोबार किया, डायरेक्ट फंडिंग में से पैसे चोरी किए और साथ ही साथ ये आपको दीन का चूरन बेचते रहे। जो लोग कहते हैं कि इस्लामाइजेशन ज़िया के अंदर, ये कौन सी इस्लामाइजेशन है ड्रग मनी के ऊपर हो रही है?